हेलो प्यारे बच्चों, मानवी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, कल हमने बात की थी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज हम बात करते हैं अतिलघुत्रात्मक वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आ जाइए, सभी जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। तो हम बात करते हैं बच्चों पहले प्रश्न की। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, वाक्य में प्रीत नदी का अर्थ बताइए। प्रीत नदी प्रेम रूपी नदी। दूसरा प्रश्न है बेटा, गोपियों ने किसके बहाने उद्धव पर व्यंग किया है? तो भ्रमर भौरे के माध्यम से उन्होंने व्यंग किया है। अगला प्रश्न है, सूरदास के पदों में अवला शब्द किसके लिए प्रयोग में आया है? अवला जो शब्द है बेटा, अवला गोपियों के लिए प्रयोग में लाया गया है। अवला जो शब्द है वह गोपियों के लिए प्रयोग में लाया गया है। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? हारिल पक्षी से। किससे की है बेटा? हारिल पक्षी से। गोपियों ने कृष्ण को किसके समान बताया है? हारिल पक्षी की लकड़ी के समान श्री कृष्ण को बताया है। पागी शब्द का अर्थ बताइए। पागी कहते हैं मोहित होना, मोहित, मरना, मिटना। अगला प्रश्न है बेटा, मन चक्री का आशय। मन चक्री अर्थात अस्थिर मन वाले, चंचल जो होते हैं, जिनका मन चलायमान होता है बेटा। अगला प्रश्न है, अर्थक शब्द का अर्थ क्या होगा? अर्थक कहते हैं बेटा शिशु, एक बच्चे को कहते हैं जो छोटा बच्चा होता है। राम लक्ष्मण के गुरु का नाम बताइए। राम और लक्ष्मण के गुरु कौन थे बेटा? विश्वामित्र। बृहस्पत से संबंधित हैं, बृहस्पत वंश है एक, इससे संबंधित कौन है बेटा? परशुराम। तो परशुराम का संबंध किससे है? बृहस्पत वंश से। कालवश शब्द का अर्थ क्या है बेटा? मृत्यु के वशीभूत। कालवश अर्थात मृत्यु के वशीभूत होना। कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, पंक्ति में कुलिश शब्द का अर्थ बताइए। कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, पंक्ति में कुलिश शब्द का अर्थ पूछा है तो कठोर अर्थात वज्र के समान। अगला प्रश्न है बेटा, मुरझाकर गिर रही पत्तियां क्या संदेश दे रही हैं? मानव जीवन की जो क्षणिकता है उसका संदेश अर्थात दुख का संदेश दे रही हैं। अगला प्रश्न है बेटा आपका, आत्मकथ्य कविता की जो भाषा है वह कैसी है? खड़ी बोली। तो हम बात करें बेटा सूरदास के जो पद हैं उसमें ब्रज भाषा का, तुलसीदास के जो पद हैं उनमें अवधी भाषा का, उनकी चौपाइयों में, और बाकी आत्मकथ्य में खड़ी भाषा, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। आत्मकथ्य से क्या आशय है? आत्मकथ्य होता है बेटा स्वयं की कथा, जो कहानी होती है अपनी जीवन की, उसको कहा जाता है आत्मकथ्य। थके पथिक की पंथा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? थके पथिक की पंथा जो शब्द हैं बेटा कवि के लिए अर्थात स्वयं जयशंकर प्रसाद के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस समाचार पत्र से प्रकाशित है? समाचार पत्र, तो हम बात करते हैं हंस नामक एक समाचार पत्र है बेटा। कौन सा है? हंस नामक समाचार पत्र। अगला प्रश्न है बेटा, अरि सरलते शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? अरि सरलते अर्थात स्वयं खुद के लिए। अरि सरलते शब्द का प्रयोग स्वयं जयशंकर प्रसाद ने अपने लिए किया है। कंथा शब्द का आशय क्या है? कंथा कहते हैं गुथड़ी, जो कि निर्धनता का प्रतीक है। गुथड़ी एक समूह होता है बेटा, बंडल, उसको कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं बेटा हम 20वां प्रश्न। अगला कौन सा है? 20वां। तो 20वें प्रश्न की बात करें तो निराला जी का जो प्रिय विषय है क्या है? बादल। निराला जी का जो महत्वपूर्ण विषय रहा है हमेशा बादल रहा है। पाट पाट शब्द का अर्थ क्या होगा? जगह जगह। पाट पाट होता है जगह जगह। तप्त धरा का शाब्दिक अर्थ, तप्त धरा गर्मी से तपती हुई धरती अर्थात भूमि। निदाग शब्द का अर्थ बताइए। निदाग कहते हैं गर्मी को बेटा। किसको कहते हैं? गर्मी को। कवि नागार्जुन का मूल नाम, नागार्जुन का जो मूल नाम था बेटा क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र के नाम से इन्हें जाना जाता है। अट नहीं रही कविता किस महीने की मादकता को प्रकट कर रही है? महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, ध्यान देना। अट नहीं रही जो कविता है आपकी वह फागुन महीने की मादकता, किसको? फागुन महीने की मादकता को प्रकट कर रही है। नागार्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1911 बिहार में।
नागार्जुन रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? 7 खंडों में। कितने खंडों में? 7 खंडों में। कवि ने बाँस और बबूल किसे कहा है? स्वयं को, अर्थात बाँस और बबूल के समान कवि ने स्वयं को, खुद को बताया है। मधुपर्क का आशय बताइए। मधुपर्क होता है बेटा दूध, दही, शहद, जल और मिश्री का जो मिश्रण होता है, मिला हुआ जो होता है, उसे कहते हैं मधुपर्क। अगला प्रश्न है बेटा, तार सप्तक का अर्थ क्या है? तार सप्तक, सरगम को ऊंचे स्वर में गाना। सरगम जो होता है, जो हम गाते हैं, उसको ऊंचे स्वर में ले जाना ही क्या है? तार सप्तक है। सरगम का अर्थ क्या है बेटा? 7 स्वर। कौन कौन से हैं? सा, रे, ग, म, प, ध और नी। तो बेटा विशेषकर ध्यान रखना, हमें ग, म, प, ध इन पर कोई मात्रा नहीं लगानी, इसका विशेषकर ध्यान रखें। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं बेटा। संगतकार का आशय क्या है? मुख्य कलाकार या सहयोगी। नौसिखिया शब्द का अर्थ बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। जिसने अभी अभी सीखना प्रारंभ किया, अर्थात नया नया सीखने वाला ही क्या कहलाता है? नौसिखिया कहलाता है। नया सीखने वाला कौन कहलाता है बेटा? नौसिखिया कहलाता है। अगला प्रश्न है, संगतकार का मुख्य धर्म क्या है? जो संगतकार होता है उसका मुख्य धर्म क्या होता है बेटा? मुख्य गायक को महत्व देना, अपनी आवाज़ को उसकी आवाज़ से क्या नहीं होने देता? ऊंची, उसी को कहा गया है संगतकार। मंगलेश डबराल की 2 रचनाओं के नाम। घर का रास्ता, पहाड़ पर, लाइन 10। स्वयं प्रकाश जी के प्रमुख कहानी संग्रह, आदमी जात का आदमी पहला, दूसरा है सूरज कब निकलेगा। अगला प्रश्न है बेटा 37, मूर्ति पर चश्मा लगाने का काम कौन करता था? जो मूर्ति थी उस पर चश्मा लगाने का काम कौन करता है? कैप्टन साहब। मूर्ति बनाने का काम किसे दिया गया? जो सुभाष चंद्र की बेटा मूर्ति बनाई गई थी, उसको बनाने का काम किसे सौंपा गया था? तो हाई स्कूल का एक शिक्षक था, मास्टर मोतीलाल। कौन था? मास्टर मोतीलाल। नेताजी का चश्मा पाठ में लंगड़ा जो है शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया गया है? तो कैप्टन साहब के लिए खुद लंगड़ा शब्द प्रयोग में लाया गया है। अगला प्रश्न है बेटा 40, शहर में जो लगी मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? जो मूर्ति लगाई गई थी उसकी ऊंचाई 2 फुट। कितनी थी बेटा? 2 फुट। विशेषकर ध्यान रखें, 2 फुट थी। अगला प्रश्न है बेटा, बस्ट किसे कहते हैं? बस्ट किसे कहते हैं? बस्ट कहते हैं सिर से लेकर के सीने तक की जो मूर्ति बनी हुई होती है, जो चित्र होता है सिर से और कमर तक का जो होता है, उसको कहते हैं बस्ट। मूर्ति में महत्व किसका है व किसका नहीं? विशेषकर बताना है। महत्व भावना का है, अर्थात आंतरिक जो भावना होती है उसका है, रंग और रूप आकार का कोई महत्व नहीं है। अगला प्रश्न है बेटा, बाल गोविंद पाठ गद्य साहित्य की कौन सी विधा है? जो बाल गोविंद पाठ है वह रेखा चित्र है, एक प्रकार का। क्या है बेटा? रेखा चित्र। रामवृक्ष बेनीपुरी की प्रमुख रचनाएं, अंबाली, जंजीर, दीवारें, चिता के फूल। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें बेटा। भगत के बेटे को मुखारिन किसने दी? मुखारिन कहते हैं अग्नि देना। क्या कहते हैं बेटा? अग्नि देना। अग्नि तो किसने दी थी? पतोहू ने, अर्थात पुत्र वधू। भगत का जो बेटा था उसको जो अग्नि दी थी, उसके मर जाने पर उसकी पुत्र वधू अर्थात उसी की खुद की पत्नी ने दी थी। बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदा कहाँ ले जाते थे? तो भगत थे वह अपने सबसे पहले खेती की पैदा को कबीर मठ ले जाते थे, अर्थात वह कबीर में आस्था रखते थे। भगत की प्रभातियाँ कब से कब तक चलती हैं? उनके जो गीत गाने हैं उनकी प्रभाती है वो कब से? कार्तिक मास से लेकर के फागुन मास तक चलती हैं बेटा। अगला प्रश्न है, भगत का विश्वास क्या कहता है? लिखिए। तो भगत का विश्वास वह कहते हैं कि मृत्यु अवश्य है। भगत कहते हैं कि मृत्यु अवश्य है, जो आत्मा को परमात्मा मिलने से सिर्फ एक साधना क्या है? मात्र है। ये एक माध्यम है, ये एक साधन है। सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंक्ति में पंजर का अर्थ बताइएगा। पंजर, पंजर शब्द जो आया है किसके लिए आया है? मृत शरीर के लिए आया है बेटा। किसके लिए आया है? मृत शरीर के लिए आया है। यशपाल जी की प्रमुख कहानी संग्रह। यशपाल जी की कहानी संग्रह कौन कौन सी हैं? ज्ञानदीप, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान।
तर्क का तूफान। अगला प्रश्न है बेटा, लेखक और नवाब साहब का एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार था। लेखक का और नवाब साहब का एक दूसरे के साथ व्यवहार की बात करें तो बेगानेपन का अर्थात नज़रअंदाज करने वाला था। तो ये आपके 51 प्रश्न हो गए बेटा। इनसे आगे कल बात करते हैं। आप ध्यान से पढ़िएगा बेटा, आपकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं। कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिएगा। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।